बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वजाहत है। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं और कंटेंट जो इसमें हम कवर करेंगे वो ये है कि बायोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन्स का, उससे हम लोग किस तरीके से एक आर्टिफिशियल जो न्यूरॉन होता है उसको हम लोग मॉडल कर सकते हैं। देखिए जी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक्चुअली हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से। तो पहले बिफोर मॉडलिंग आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जो न्यूरॉन है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। देखिए, इस टाइम आपके सामने यहाँ पर जो इमेज नज़र आ रहा है आपको, ये दो बेसिकली न्यूरॉन्स हैं। एक न्यूरॉन ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास दूसरा न्यूरॉन है। तो पहले हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं, क्योंकि बिल्कुल इन्हीं को ही अंडरस्टैंड करते हुए इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम लोग फिर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी मॉडल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास जो न्यूरॉन है, हम इसको एक किस्म का एक प्रोसेसिंग यूनिट भी समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो न्यूरॉन रिसीव करता है वो बेसिकली ये जो सोमा है इसका, ये प्रोसेस करता है। अब इंफॉर्मेशन जो सोमा रिसीव करता है ये करता है इन डेंड्राइट से। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स हैं ये बेसिकली एक न्यूरॉन जो है या एक जो प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कह रहे हैं, उसके ये इनपुट का सोर्स है। तो एक जो न्यूरॉन है वो मल्टीपल डिफरेंट न्यूरॉन से इनपुट्स ले सकता है थ्रू इट्स डेंड्राइट्स। जो भी इसने इनपुट ली है वो इनपुट इन डेंड्राइट से होते हुए सोमा में एंटर होती है और सोमा फिर आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अच्छा, इस प्रोसेस करने के बाद बेसिकली ये जो एक वायर सी आप देख रहे हैं, बेसिकली ये जो वायर है ये आपके पास एक्सॉन कहलाती है और यहाँ से जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन की वो ट्रांसफर हो जाती है टू दी एक किस्म की आउटलेट सा है, ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाती है टू द पॉइंट कॉल्ड प्री साइनैप्स। अब यहाँ पर चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस जगह पर इस पॉइंट से हमारे पास इस न्यूरॉन की जो आउटपुट है वो ट्रांसमिट हो रही है और ये जो जंक्शंस आप देख रहे हैं जिसको हमने इस हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से ये आउट होगी और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में इन हो जाएगी। तो ये जो जंक्शन है इसको हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स क्या करता है? साइनैप्स टेक्निकली दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेसिकली एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यहाँ पर हम देखें तो ये जो दो न्यूरॉन्स हैं हमारे पास, ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और इनके दरमियान जो कनेक्शन है फिजिकल नहीं होता, इसके अंदर गैप होता है और ये जो गैप है ये एक खास किस्म के फ्लूइड से फिल हुआ होता है, को हम लोग कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अच्छा, अब बेसिकली ये जो साइनैप्स हैं की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। जिस वक्त का सिग्नल मूव करता है फ्रॉम वन सिनेप्टिक पॉइंट टू द अदर सिनेप्टिक पॉइंट, यानी एक सिनेप्स जो सा है वहां से आउट होते हुए दूसरे के मेंटर हो रहा होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो डिफरेंट जो आपके पास चार्ज जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो चार्ज और फ्लो बेसिकली क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली आपके पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन जो सी है प्री साइनैप्स से होते हुए एक्चुअली पोस्ट साइनैप्स से होते हुए इस डेंड्राइट्स के जरिए इस न्यूरॉन में एंटर हो जाती है। तो ये जो जंक्शंस है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे बेसिकली क्या बना रहे हैं, एक किस्म का साइनैप्स क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि यहाँ से जो इंफॉर्मेशन थी वो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यहाँ से आउट हुई और दूसरे न्यूरॉन में एंटर हो गई। इसी तरीके से ये जो न्यूरॉन है ये और भी मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले सकता है। अच्छा जी, हमारे पास जो न्यूरॉन्स की वर्किंग है तो देखते हैं कि हम इस वर्किंग को देखते हुए किस तरीके से हम लोग बेसिकली एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल कर सकते हैं। क्या भी जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर न्यूरॉन 1 से साइनैप्स से होते हुए ये न्यूरॉन 2 में एंटर होती है। कि यहाँ पर जो साइनैप्स का रोल है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
देखिए साइनैप्स क्या करता है बेसिकली, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है वो इस कनेक्शन से, इस साइनैप्स से होते हुए दूसरे न्यूरॉन में एंटर होती है। अब देखिए, जैसे सिंपल से हम बात करें, कॉमन सेंस की बात करें, अगर ये कनेक्शन वीक है जिसको हम साइनैप्स कह रहे हैं, तो यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है ये भी ड्रॉप होके आगे जाएगा। और अगर ये सिग्नल स्ट्रांग है, और ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रांग है, तो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, वो भी स्ट्रांग होगी, और सिग्नल जो सा है वो एम्पलीफाई होके क्या होगा, यहाँ से मूव ऑन होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो साइनैप्स है, इसकी जो कंडीशन है कि साइनैप्स कितना स्ट्रांग है, साइनैप्स कितना वीक है, तो ये बेसिकली तो आपके पास किसी भी न्यूरॉन के अंदर जो इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना स्ट्रांग होगा साइनैप्स के मुताबिक, तो सिग्नल उतना क्या होगा, बूस्ट होके जाएगा। साइनैप्स जितना वीक होगा उतना जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, आपका डिग्रेड हो जाएगा। और अगर साइनैप्स जो सा है वो बहुत वीक है, और एक किस्म का इतना वीक हो चुका हुआ है कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक किस्म का डिस्कनेक्शन हो गया है, तो टेक्निकली ये जो दो जो न्यूरॉन्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें इसको, तो मैथमेटिकली अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि ये जो साइनैप्स है इसको मैं अगर इस W से रिप्रेजेंट कर दूं, और ये न्यूरॉन 1 है, तो मैंने ये देखने के लिए कि ये साइनैप्स कौन सा है, ये नंबर 1 है, सिर्फ W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये बता रहा है कि ये एक कनेक्शन है, ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये वेट है बेसिकली किसके दरमियान, न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2 के दरमियान। और जो यहाँ से आने वाली जो इनपुट है उसको मैं अगर x1 कह दूं, तो यहाँ से आने वाली जो आउटपुट है, सॉरी, इस आउटपुट को अगर मैं x1 कह दूं जो कि इसके लिए इनपुट बनने वाली है, तो टेक्निकली जो यहाँ पर जो फैक्टर इन होगा वो बेसिकली क्या है, x1 इंटू W1 है, जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है। तो टेक्निकली क्या हो रहा है हमारे पास, ये न्यूरॉन 1 की जो आउटपुट है, जो कि न्यूरॉन 1 की इनपुट बन रही है, तो हमने x1 कह दिया। जो कंडीशन है इस साइनैप्स की, तो मैथमेटिकली हमने वेट से रिप्रेजेंट कर दिया, W1 कर दिया, क्योंकि ये शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल इन दिस न्यूरॉन नंबर 2। और मैथमेटिकली जब इसको मॉडल करेंगे तो क्या होगा, x1 और जो W1 है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्टेंट जो हमारे पास वैल्यू बनेगी सिग्नल की, वो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो बेसिकली इस साइनैप्स में, सॉरी, इस न्यूरॉन नंबर 2 में क्या हो रही है, एंटर हो रही है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि ओवरऑल इसकी मॉडलिंग वो कैसे हो सकती है। तो एज्यूम करें, हम यहाँ पे एग्जाम्पशन लेते हैं कि ये एक हमारा टारगेट न्यूरॉन, इसको हम न्यूरॉन नंबर 4 कह रहे हैं, और देखते हैं कि ये कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। मैथमेटिकली अगर हम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाना चाहते हैं क्या होगा, देखिए लेट्स अज्यूम दिस थिंग कि इस न्यूरॉन 4 में जो इनपुट्स आ रही हैं वो न्यूरॉन 1 से आ रही है, न्यूरॉन 2 से आ रही है, और न्यूरॉन 3 से आ रही है। तो इसी तरीके से जो न्यूरॉन 1 से आने वाली जो इनपुट है न्यूरॉन 4 के अंदर, उसको मैंने x1 कह दिया। न्यूरॉन 2 से जो है सिग्नल, उसको सॉरी, न्यूरॉन 1 से हमने x1 कह दिया, न्यूरॉन 2 से हमने x2 कह दिया, और न्यूरॉन 3 से हमने x3 कह दिया। इसी तरीके से जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने वेट्स को भी लेबल किया था, तो वैसे ही न्यूरॉन 1 से, न्यूरॉन 1 का और जो न्यूरॉन 4 के दरमियान जो वेट है उसको हमने W1 कह दिया। इसी तरीके से 2 और 4 के दरमियान जो है को हमने 2 कह दिया, और इस तरीके से इसको हमने वेट को हमने W3 कह दिया। जैसे पीछे देखा था, हमने क्या देखा था कि जब हमारे पास जब इनपुट एंटर होती है, जो आउटपुट है x1 न्यूरॉन 1 की, ये बेसिकली क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी W1 से, जो कि इस साइनैप्स को शो कर रहा है। इस साइनैप्स की स्ट्रेंथ को हमने W1 से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ से आने वाले सिग्नल को हमने रिप्रेजेंट किया W1 से। बेसिकली जो सिग्नल एंटर होगा इस जगह पर, न्यूरॉन 4 की तरफ से एंटर हो रहा है, वो बेसिकली क्या है, x1 इंटू W1 है, यानी x1 इस साइनैप्स से होता हुआ किसमें एंटर हुआ, इस न्यूरॉन 4 में एंटर हुआ। जो टर्म देगी मैथमेटिकली वो क्या बन जाएगी, x1 W1। सिमिलरली जो x2 है हमारे पास, ये जो सिग्नल है ये जब एंटर हो रहा है न्यूरॉन 4 के अंदर, तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है हमारे पास, न्यूरॉन 2 से आ रहा है। ये कहाँ से गुजरेगा, साइनैप्स से गुजरेगा, इस वेट 2 से गुजरेगा। तो यहाँ पे जो बनेगी हमारे पास वो बेसिकली क्या है,
हमारे पास x2 W2 है, इसी तरीके से x3 इंटू क्या होगा W3 होगा। यहाँ पे जो हमारे पास रिसीव होने वाली जो सिग्नल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास x3 W3 है। तो टेक्निकली हम देखें तो यहाँ पे जो सोमा है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर वो इन तमाम आने वाले सिग्नल्स को इंटीग्रेट कर रहा है, इनको सम कर रहा है। बेसिकली क्या होगा हमारे पास x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3। बेसिकली यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो हमारे पास क्या है, x1 W1 x2 W2 x3 W3। ये जो सिग्नल है इसका जो एग्रीगेटेड होगा वैल्यू बनेगी हमारे पास, वो बेसिकली प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप और से देखते तो यहाँ सिग्नल्स की बात करते आ रहे हैं, तो सिग्नल्स हमेशा बेसिकली क्या होते हैं, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये है टेक्निकली हम देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो x है वो बेसिकली आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो आपके पास जो वेट्स हैं वो बेसिकली आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बेसिकली यहाँ पे एक किस्म की स्केलर प्रोडक्ट हो रही है जो कि अगर हम जनरलाइज करने की बात करें, और यहाँ पर इसके रिजल्ट में जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो एक्टिवेशन लेवल कहलाता है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जो ये बता रहा है ये जो न्यूरॉन है इस टाइम कितना एक्साइटेड है, कितना एक्टिव है। अगर ये न्यूरॉन एक रीजनेबल लेवल तक एक्टिवेट हो जाता है तो ये न्यूरॉन क्या करेगा, अपनी आउटपुट फायर कर देगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन 1, 2 एंड 3, ये सिंपल ऐसे सिग्नल्स नहीं आउटपुट कर रहे। बेसिकली जब ये न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने आउटपुट्स को जनरेट करते हैं एक बर्स्ट की फॉर्म में, और इस तरीके से जो आपका जो न्यूरॉन है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो उसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, फिर ट्रेवल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एक न्यूरॉन है वो बेसिकली क्या करता है, इंटीग्रेशन कर रहा है, एडिशन कर रहा है, समेशन कर रहा है बेसिकली। अगर हम अभी तक जो हमने देखी, लेकिन ये एक बड़ी सिंपल सी हमारे पास क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन बन रही है कि लेकिन जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स हैं वो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में काम करते हैं। अगर अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन को देखें इस सेंस में, तो वो क्या क्या है। देखिए हमने कहा है कि जो रिसीविंग न्यूरॉन होता है वो क्या करता है, सम करता है। इसका मतलब ये है वो इंटीग्रेट करता है। ऐसी कौन सी डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कि इंटीग्रेट करती है, अगर आप गौर से देखिए तो एक एम्पलीफायर है। टेक्निकली जो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है वो एक फीडबैक ऑपरेशन एम्पलीफायर कहलाता है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फीडबैक हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों है, बट अभी हम इसके पहले जो उसके फीचर्स पे रहते हैं, एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या होती है, एम्पलीफिकेशन ये होती है जब हम किसी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर देते हैं तो हम कहते हैं सिग्नल एम्पलीफाई हो गया। जैसे आपके टेप रिकॉर्डर का या सिस्टम का वॉल्यूम है, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो टेक्निकली आप सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। कितने पॉइंट्स आप अपने सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जब सॉन्ग सुन रहे थे या आप कोई ऑडियो सुन रहे थे, उस वक्त आपका जो सिग्नल था वो लेट से वो ये था, और आपने इसके अंदर क्या किया, वो पॉइंट सिग्नल को इंक्रीज किया, तो क्या होगा कि यही जो सिग्नल है ये बेसिकली 2 पॉइंट्स इसमें क्या हो जाएगी, आपके पास एम्पलीफिकेशन हो जाएगी। बेसिकली क्या हो रहा है कि एम्पलीफायर्स क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। एम्पलीफिकेशन क्यों हुई है, क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ फैक्टर क्या किया है, इसी सिग्नल का ऐड किया है, इंटीग्रेट किया है। एडिशन और इंटीग्रेशन, अगर आप इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ एडिशन का, मैं साथ ही वर्ड यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का, तो इससे बचने का आसान तरीका ये है कि जब हम लोग ये सम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को एज अ डिस्क्रीट सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हम सिस्टम को एज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम के तौर पे ट्रीट करने जा रहे हैं। तो फंडामेंटली दोनों ही क्या कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज में चीजों को सम अप करते जा रहे हैं। अगर आपका सिस्टम डिस्क्रीट है तो हम समेशन का सिंबल यूज कर लेंगे, अगर आप सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं एज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम तो हम फिर वहां पर क्या करेंगे, किस्म का जो इंटेग्रल है उसको यूज कर लेंगे। बट एनीवेज, अभी तक हमने जो स्टडी किया उसको लेते हुए, बायोलॉजिकल न्यूरॉन से जो हमने लेसन सीखा उसको लेते हुए, अगर हम सिंपलिस्टिक वे में देखें तो क्या हो रहा है कि हम ये कहते हैं कि ये जो एरोज हैं इनको मैंने साइनैप्स कह दिया, ठीक है जी। और ये जो x1 x2 से लेके xn तक क्या है, इस न्यूरॉन के अंदर इस एम्पलीफायर, इस फीडबैक ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर जो कभी मुकम्मल नहीं है, अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट डिजाइन किया है जो कि सिंपल एम्पलीफिकेशन वाला पार्ट है,
तो क्या हो रहा है इसके अंदर x1 x2 से लेके xn तक की, विच मीन्स के पीछे डिफरेंट हमारे पास न्यूरॉन के सोर्सेज हैं या कोई और सोर्सेज हैं, वहां से हमारे पास x1 x2 से लेके xn तक डिफरेंट जो सी हैं वो इनपुट्स आ रही हैं, और ये जो इनपुट्स हैं इस साइनैप्स से होते हुए हमारे पास क्या होंगी, इसमें एंटर होंगे। अच्छा, अब जो साइनैप्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक साइनैप्स को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये W1, W2, W3 बेसिकली क्या शो कर रहे हैं कि इस कि हम यहाँ पर इन साइनैप्स की जो स्ट्रेंथ है, जो वेट है, इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से हम लोग जो वेट की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो वेट की वैल्यू है, फॉर इंस्टेंस अगर वो पॉइंट लेट से क्या है हमारे पास 2 है और मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और अब जो इसकी वैल्यू है वो लेट से ये हो गई है, हो सकता है मैं ये कह दूं ये लेट से क्या है -0.3 है, जो भी है। तो हमारे पास क्या है, हमने वेट की जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ चेंज कर सकते हैं। तो जब हम इसकी वेट्स की वैल्यूज को चेंज करेंगे तो यकीनन इन फैक्टर्स के मुताबिक जो इनपुट सिग्नल जो यहाँ पर रिसीव होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो प्रीवियस मैथ्स के मुताबिक जो हम देख के आ रहे थे, क्या होगा, ये x1 यहाँ पे जो वैल्यू एंटर होगी वो x1 इंटू क्या है, W1 है। यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगी वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, x2 इंटू W2 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास एंटर होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्चुअली xn इंटू Wn। इस तरीके से तमाम के तमाम इनपुट्स क्या हो रही होंगी हमारी अपने कॉरेस्पॉन्डिंग बिट से मल्टीप्लाई होकर एंटर होंगे। अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, हमारे पास एक किस्म की हीट्स बनती है x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 एंड सो ऑन, और यहाँ से जो सिग्नल आउट जा रहा है उसको मैंने क्या कह दिया, y कह दिया। जितने भी हमने देखा है, और लेट्स सी देखते हैं कि अब जो न्यूरॉन्स हैं वो करते हैं, वो फंक्शनलिटी जो उनकी है वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ये कुछ कार्स हैं और ये कार्स का जो कलर है कुछ हमारे पास ग्रीन में है, कुछ हमारे पास ब्लू में है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है जिसको हमने कहा है कि तमाम इनपुट्स अपने वेट से मल्टीप्लाई होती हैं और सम हो जाती हैं। तो इस तरह की फंक्शनलिटी के साथ क्या हमारा जो न्यूरॉन है ये किसी कार को देखते हुए ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो जो कार है वो ग्रीन है या ब्लू है। हम ये चाहते हैं कि अब हम एक इस तरह का एक मॉडल बनाएं जो कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके कि आने वाली जो गाड़ी है जिसको वो एक न्यूरॉन सेंस कर रहा है, वो गाड़ी ग्रीन है या हमारे पास ब्लू है। जैसे हमने पहले बात की थी कि हमारे पास ये न्यूरॉन है, तो हम किसी तरीके से इस न्यूरॉन को ये इनपुट दें। मैं इनपुट देने के लिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि इन कार्स के जो कलर्स हैं, कुछ भी फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ मैं फीचर ज़ूम कर रहा हूँ, वो रेड, ग्रीन, ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है, जो कलर बना रहा है, मैं वो ले लेता हूँ। तो देखिए किसी तरीके से हमने सेंसर्स के ज़रिए हमने हर कार का जो जो कलर है, उसको हमने क्या कर लिया, सेंस कर लिया। हमने इसकी भी कोई RGB वैल्यू ले ली, इसकी भी हमने RGB वैल्यू ले ली। इसको मैं यहाँ पे x1, x2, x3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, RGB। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से कुछ वेट्स की वैल्यूज गिवन है, और जितना अभी तक हमने स्टडी किया है उसके मुताबिक देखते हुए क्या होगा कि तमाम x जो से हैं वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होंगे और होने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा। अब देखते हैं क्या इस तरीके से जो आपका न्यूरॉन है वो एक्चुअली इसको मॉडल कर भी सकता है या नहीं कर सकता। देखिए अभी हम सिंपल अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है कि किस तरह के इनपुट जाएंगे और किस तरह के हमारे पास आउटपुट्स आती हैं, और फिर वो जो आउटपुट्स हैं वो क्या हमारे लिए वर्केबल हैं भी या वर्केबल नहीं है। तो अब क्या होगा कि हमने इनकी RGB वैल्यूज लेने के बाद अब देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वगैरह होंगी तो यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसको हमने किसी तरीके से इंटरप्रेट करना है इन कार के कलर्स के साथ। तो उसके लिए लेट्स से हम ये देखते हैं, हम एक किस्म का कलर का स्पेक्ट्रम बना लें ग्रीन से लेके ब्लू तक का इस तरीके से, और मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लेबल कर देता हूँ कि मेरे पास अगर तो वैल्यूज जो सी हैं वो 0 1 के दरमियान मेरे पास अगर मुझे मिल जाए, और मैं ये कहूँ कि अगर वैल्यू मेरे पास जितनी 0 के करीब करीब है वो ब्लू कार को रिप्रेजेंट कर रही है उतनी, और जितना वो 1 के करीब है वो क्या कर रही है, मेरे पास ग्रीन कार को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए अभी अभी ये सिंपलेस्ट तरीके से हम इसको मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीके हमारे पास मौजूद हैं। और अभी लेट्स स्टिक विद द सिंपल थिंग। हमने कहा कि अगर मेरे पास जो आउटपुट है
अगर वो 0 के करीब है तो मैं ज़ूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो कार है वो ग्रीन होगी, और अगर मेरे पास जो आउटपुट है जितनी 1 के करीब आएगी, मैं कहूँगा कि मेरी जो कार है वो लेट्स से क्या है, एक ग्रीन कलर की है। तो 0 के करीब ग्रीन, सॉरी ब्लू, और 1 के करीब मेरे पास ग्रीन। देखते हैं कि क्या इस तरीके से करने से हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसको सपोजिटली क्या होनी चाहिए, 0 और 1 के दरमियान आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब ये करने के लिए हमने क्या किया कि आउटपुट हमारे पास इस रेंज में आना चाहिए, और हमने इसके लिए क्या किया, हमने इस 6 की 6 कार्स के जो कलर्स हैं उनको मैंने इस तरीके से RGB के फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने कहा जी कि अगर पहली वाली गाड़ी है हमारे पास RGB ब्लू की बात हो रही है, तो हमारे पास 00, R की वैल्यू 0 है, G की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 191 है, तो वो कार ब्लू है। इस तरीके से ये जो कलर्स हैं ये हमने, आप कलर पैलेट से भी चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कलर्स जो हैं इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 96 टू 55 और जो बी अगर 0 होगा तो हमारे पास गाड़ी का कलर होना चाहिए वो ग्रीन होना चाहिए। देखते हैं कि इसको लेते हुए क्या हमारा जो आउटपुट न्यूरॉन में y है, क्या वो हमें वैल्यू 0 1 की देगा या नहीं देगा। तो अब ये करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली ज़ूम करते हैं किसी एक इनपुट को, और उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेट्स हैं उनको हमने रैंडमली कोई एक वैल्यू असाइन कर दी। जैसे W1 है, इसको हमने 0.3 कह दिया, W2 को लेट्स से मैंने 0.6 कह दिया, और फिर जो W3 है उसको हमने लेट्स से 0.9 कह दिया। हमारे पास इस तरीके से 0.3, 0.6, 0.9 ये बेसिकली लेट्स से क्या है, इस इनकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए शुरू में क्या होता है कि जब भी हम न्यूरल नेटवर्क्स मॉडल करते हैं, ये भाई याद रखिएगा कि हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स को शुरू में उनके जो साइनैप्स होते हैं, वेट्स होते हैं, उनको हम लोग रैंडमली कोई ना कोई वैल्यूज असाइन कर देते हैं बिटवीन -1 एंड 1 के दरमियान। मैंने यहाँ पर रैंडमली कुछ वैल्यूज ले ली हैं, और 0.3, 0.6 और -0.6 और हमारे पास 0.9 आ गया। और इनपुट्स के लिए मैं ये ज़ूम करता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो सी इनपुट आ रही है 0, 52 और 180, मैं इसको लूँ और मैं इसको लेने के बाद अपनी जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करता हूँ। तो इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम देखें, तो अगर हम यहाँ पर जब 0 देंगे तो, और यहाँ पे हम जब 52 देंगे, और जब हम यहाँ पर 180 देंगे, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा। जब हमने 0 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 हो गया। जब हमने 52 को मल्टीप्लाई किया -0.6 से, हमारे पास जो आंसर है वो -31.2 हो गया। और इस तरीके से हमारे पास 180 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.9 से, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 162 आ गया। तो इन सब को लेने के बाद अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास तो बेसिकली जो रिजल्ट बनता है वो बनता है 130.8 बनता है, क्योंकि हमारे पास एडिशन में जो वैल्यू कम इसलिए हो रही है क्योंकि बीच में हमारे पास एक टर्म जो है वो नेगेटिव में आ रही है। अच्छा, अब ये देखें कि जो 130.8 आ रही, ये तो किसी भी तरीके से इसको हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते बिटवीन दिस 0 एंड 1। ये तो वैल्यू बड़ी जिबोरिक किस्म की आ गई है, और इस वैल्यू को हम इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया। ठीक है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने किसी तरीके से कंप्यूट भी कर लिया, बट हाउ दिस वाई इज एक्चुअली सजेस्टिंग अस कि न्यूरॉन ने जिस गाड़ी को देखा है, जिसके आर का, जी का और बी के जो टोन्स हैं, कलर्स की जो वैल्यूज बन रही हैं वो बन रही है 0, 52, 180 बन रही है रिस्पेक्टिवली। ये कलर्स के जो फीचर्स हैं किस तरीके से हमें एक कार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये तो हमें 130.8 दे रहा है, जो कि कहीं से भी हमारे लिए वो नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं एक वैल्यू इसको और लूँ, और दूसरी वाली जो मैंने यहाँ वैल्यू पिक की है वो मेरे पास 0, 0 और 255 है, 0, 0 और 255 है। इस केस में गाड़ी का जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए था, मगर ये तो गाड़ी का जो कलर आ रहा है, जो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है वो 229.5 आ रही है। तो फिर से हमारे लिए क्या है, इस रेंज के मुताबिक इंटरप्रेट करने में गड़बड़ हो रही है। तो क्या हम कोई और कैसे इसको इंटरप्रेट करें। देखिए इसको हम किसी और तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बन नहीं रहा, और जिसकी वजह से अब हमारे लिए ये एक अच्छी खासी क्या है, एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बनना शुरू। अच्छा देखो, इसको मसले को सॉल्व करने के हम वापस जाते हैं अपने आर्टिफिशियल न्यूरॉन के उस मॉडल के ऊपर। मे बी यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास जब यहाँ से तमाम इनपुट्स मल्टीप्लाई होती हैं अपने वेट्स के साथ, जैसे भी आपने देखा भी है, तो यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है उसको लेट से अब मैं कह रहा हूँ ए, क्या है कि आउटपुट वाई कहने है कि इसको मैंने ए कह दिया, जो ये शो कर रहा है हमारे इस एक्टिवेशन लेवल को। अब क्या होता है कि इस एक्टिवेशन लेवल को हम पास करते हैं खास किस्म के फंक्शन से, इसको हम लोग स्क्वैशिंग फंक्शन
कहते हैं, इनको हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन भी कहते हैं। दोनों में स्लाइड सा फ़र्क है, बट अभी फ़िलहाल मैं अभी कुछ नहीं जा रहा हूँ। हम अपनी जो कमिंग स्लाइड्स हैं या कमिंग जो वीडियोज़ हैं उन पे देखेंगे कि जब हम जैसे हम फुल फ्लेज जो एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल कर पाएँगे, देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या आता है। बट हमें यहाँ पे एक फ़ंक्शन चाहिए। वो फ़ंक्शन क्या करेगा? स्मैश करेगा जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही है। क्योंकि अभी प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा कि हमारे पास आउटपुट थी 130.8 थी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इधर जो कैलकुलेशंस के बाद अगर यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो अगर 130.8 थी, आई नीड टू स्मैश दिस वैल्यू। इसको मैंने इस तरीके से स्मैशिंग करनी है इसकी कि ताकि जो आउटपुट है वो मेरे पास 0 और 1 में आ जाए। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, स्पेशल फंक्शंस या एक्टिवेशन फंक्शंस, ये हमारे एक्टिवेशन लेवल को, ये जो हमारे पास एक्टिवेशन लेवल होता है, इसको ये इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू the required type or the range of the value for the output। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ नहीं जी, मेरे पास जो आउटपुट की जो रेंज होनी चाहिए वो -1 से लेके उनके दरमियान होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर एक इस तरह का फंक्शन चाहिए जिसको मैं जिस भी तरह की एक्टिवेशन वैल्यू पास करूँ और वो मुझे आउटपुट में क्या दे दे, -1 और 1 के दरमियान वैल्यू दे दे। इस केस में मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि मेरी वैल्यूज को एज इनपुट ले और लेने के बाद क्या कर दे, उन वैल्यूज को इंटरप्रेट कर दे बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान। तो इस तरह के फंक्शंस जो से हैं वो हम लोग किस तरीके से लेके आ सकते हैं और कैसे हम हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं और देखते हैं कि वो जो फंक्शंस हैं वो हमारे लिए इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शंस हैं होते हैं। एक बात में रखिएगा प्लीज कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये किसी किस्म का मैथमेटिकल जो वैलिड मैथमेटिकल मॉडल हो सकता है जो कि आपके एक्टिवेशन को लेवल को एज इनपुट ले और आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट में उसको वो ट्रांसफॉर्म कर दे। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे जो एक मोस्ट कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको हम लोग सिग्मॉइडल फंक्शन कहते हैं, इसको सिग्मॉइड फंक्शन कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये फंक्शन आपने किसी एफएससी के अंदर भी इसको कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्व करते हुए कर। तो बहरहाल ये फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है और ये फंक्शन क्या करता है, ये आप उसको जो भी वैल्यू देंगे ए की, वो उसको बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा बिटवीन 0 एंड 1। तो इसको जो भी आप फंक्शन को वैल्यू देंगे ए की, आउटपुट में ये आपको जो वैल्यू देगा वो बिटवीन 0 एंड 1 है। देखिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास जो ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं ये काम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक पाइथन का कोड है वो देखते हैं, उससे अंदाजा होगा कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शंस हैं ये बेसिकली किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ये करता हूँ अभी आपको समझाने के लिए कि लेट्स से मैंने ये एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ लिख दिया, सिग्मॉइडल 1 है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई की जो पावर है वो हमने एक्टिवेशन लेवल दे दिया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेशन लेवल कौन सा है, वो 229.5 है, और जब मैं इस कोड को रन करूंगा देखिए इसके मुझे आउटपुट जो दी है वो क्या दी है, वो 1.0 दी है। मतलब मैं इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं और मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ इस वैल्यू को, देखें ये मुझे क्या कर रहा है, वैल्यूज को फिर उसने डिक्रीज किया और उसने जो मुझे वैल्यू दी है वो भी क्या है, 0 और 1 के दरमियान है। मैं चले इस वैल्यू को माइनस में ले जाता हूँ, -10 कर दिया, और अब देखूं तो अब देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो अभी भी हमारे पास क्या है, वो बिटवीन 0 एंड 1 है। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आप जो भी इसमें वैल्यूज देंगे वो इसको 0 और 1 के दरमियान में इसको मैप कर देगा। देखिए यहाँ पे एक और हमने स्क्रिप्ट सा लिखा है और इसमें हम ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे पास अगर x की जो वैल्यू है वो -100 से लेके लेट्स से हमारे पास क्या है 10,000 के दरमियान में, और हम इस वैल्यूज को एक एक नंबर से इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इस मैथ फंक्शन को अप्लाई करूँ इसके ऊपर, तो आप यहाँ देख सकते हैं इजीली कि जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो बेसिकली हमारे पास 0 से लेके, और अभी तक हमारी वैल्यूज जो है वो किसी भी सूरत में 1 से ऊपर नहीं जा रही है। तो वट एवर द केसेस, आपको जो सिग्मॉइडल फंक्शन है वो क्या करेगा, वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान में मैप कर देगा। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं और यहाँ पे हमने जो
जो एक रेंज जो ली है वो ली है -500 से लेके 1000 की ली है और इसमें 0.2 की मैंने डाली है वेरिएशन। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखें तो ग्राफ आपका किसी भी सूरत में कौन सा है वो 0 और 1 की रेंज से बाहर नहीं जा रहा है। तो हमारा जो सिग्मोइडल फंक्शन होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो भी आप इसको इनपुट देते हैं वो इसको स्क्वैश करता है और करने के बाद इसको वो बेसिकली उसको स्मैश करके उसको बेसिकली हमें 0 और 1 के दरमियान में वो वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गाड़ी वाली प्रॉब्लम थी उस पर तो हम क्या फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी इसको वैल्यू देंगे वो उसको इवेंचुअली क्या करेगा 0 और 1 के दरमियान में मैप करवा देगा। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम वापस जाएं अपनी इस एग्जांपल के ऊपर और अब हम देखें तो अब देखें क्या हो रहा है। ये सारी वही कैलकुलेशंस हैं, हमारे पास 130.8 हमारे पास वैल्यू आई थी, आउटपुट में आई थी। अब जो मेरे पास न्यूरल नेटवर्क है, सॉरी मेरे पास यहाँ पे जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है अंदर मैंने हमारा ये जो फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन वो मैंने बीच में ऐड कर दिया है और यहाँ पे जो मैं फंक्शन इस्तेमाल करूंगा वो मेरा ये वाला मॉडल फंक्शन है। अब इस फंक्शन के को ज़िम्मे रखते हुए अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट करूं 130.8 तो मेरे पास जो आउटपुट है वो देखिए क्या आ रही है, वो मेरे पास y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अच्छा, अब जो मैंने इसको इनपुट दी थी वो दी थी मैंने 0 52 और 180 थी। तो इसके मुताबिक 0 52 180 का मतलब ये है कि जो गाड़ी है वो हमारे पास ग्रीन कलर की होनी चाहिए और ग्रीन कलर की गाड़ी का मतलब ये है कि हमारे पास जो y की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे न्यूरॉन की वो 0.5 से बड़ी और 1 के दरमियान में होनी चाहिए और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो न्यूरॉन है उसने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि जो गाड़ी जो उसने देखी है आरजीबी की बेसिस के ऊपर वो ग्रीन गाड़ी है, तो गाड़ी का कलर है वो ग्रीन है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या था, सारा का सारा ट्रिक है वो बेसिकली इन वेट्स के अंदर है। अगर मैं ये वेट्स की वैल्यूज चेंज कर दूं आप देखिएगा कि यहाँ पे कभी भी आपके पास जो वैल्यूज है वो हो सकता है कि y इक्वल टू 1 आ जाए, वो हो सकता है y इक्वल टू 1 ना आए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने रैंडमली वेट लिया था 0.3 -0.6 और 0.9 ये शायद क्या है कि इस न्यूरॉन को उसने इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया है, सिनैप्स इस तरीके से कॉन्फ़िगर हो चुके हैं कि ये गाड़ी इसको प्रेडिक्शन कर सकता है। अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हमारे पहली वाली इनपुट का रिजल्ट हो गया और ये हमारे पास इसकी आउटपुट y1 भी आई, ये भी करेक्ट थी। तो व्हाट इफ कि अगर मैं इसको दूसरी इनपुट दूं जो कि ब्लू के लिए थी, इसमें हमने 00 और 25 कहा था, जब मैं यहाँ पे 0025 दूंगा देखिए रिजल्ट मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 9.5 आ रहा है। तो अगर मैं वापस अपने उसी कोड में चला जाऊं और मैं अपने कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पर आके फिर से मेरा जो फंक्शन था उसको मैं वो जो वैल्यूज हैं 9.5 दूं और अब मैं इसको रन करूंगा, ये मुझे तो दे रहा है 1.0 दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सोल्यूशन मेरे पास आएगा वो फिर से y इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 1 इस केस में रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि हमारे पास जो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 0.5 से कम होनी चाहिए थी, 0 के करीब होनी चाहिए थी अगर ये गाड़ी ब्लू थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेट्स हैं हमारे जो 0.3 -0.6 और जो 0.9 है ये ग्रीन के लिए तो शायद ठीक काम करते उस एग्जांपल के लिए, मुझे मैं इसको दूसरी एग्जांपल एज इनपुट दी वहां पर ये फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यूरॉन। अब इसका हल क्या है, अब हम इसको देखते हैं कि इसका हल क्या निकाल सकते हैं हम लोग। वापस जाएंगे और अब हम अपने जो न्यूरॉन्स हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन है कि अब हम फीडबैक का मैकेनिज्म डालेंगे ताकि वो अपने आप को फिक्स कर सके, इस इशू को फिक्स कर सके। लेकिन असल जो सारी जो गेम है वो इन वेट्स के ऊपर थी। नाउ वी नीड अ मैकेनिज्म जिससे ये वेट्स चेंज हों और ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो न्यूरॉन्स में जो आउटपुट आती है वाई उसको हम लेते हैं और उस आउटपुट के अंदर जो हमारे पास पॉसिबल एरर होता है तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इस सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पे assumption लेते हैं कि हमारी यहाँ जो लर्निंग हो रही है उसको वाइज लर्निंग हो रही है। टेक्निकली जो हम एग्जांपल भी अभी लेके चल रहे हैं वो सुपरवाइज्ड की ही है, क्योंकि उसमें हमारे पास आरजीबी के बेसिस के ऊपर गाड़ी का जो कलर है वो लेबल मौजूद है ब्लू और ग्रीन। मुताबिक क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी, टी गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, अभी आसानी के लिए हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो एरर है वो बेसिकली क्या है
वो टी और वाई का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास एरर आ जाता है। यकीनन हमारे पास एरर निकालने के और भी तरीके वो हैं मौजूद हैं। अभी हम सिंपल स्कीम की बात करते हैं कि अगर मैं डिफरेंस ले लूँ टारगेट वैल्यूज का और मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है उसके दरमियान का, मेरे पास एक एरर आ जाएगा। अब ये जो एरर है इसको हम लेंगे और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस एरर के बिना पे हम देखेंगे कि हमने इन जो वेट्स हैं हमारे पास, इनमें हमने कितनी कितनी मॉडिफिकेशंस लेके आनी है। ये जो चेंज ऑफ वेट्स का जो प्रोसेस है, जो फंक्शनैलिटी है, दैट इज द पार्ट जहाँ पे एक्चुअली हमारे पास किसी किस्म का जो लर्निंग रूल है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। लर्निंग रूल है उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पर वेट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अगर हम दोबारा से अपनी कैलकुलेशंस को रिवाइज करें तो हमें पता चल गया है कि जो जो यहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन है वो फंडामेंटली यही काम कर रहा है। तमाम इनपुट्स को अपने वेट से मल्टीप्लाई करेगा, हमें एक्टिवेशन लेवल दे देगा। उस एक्टिवेशन लेवल को स्टेप 1 में उसने ये कर दिया, स्टेप नंबर 2 में उसने क्या करना है, एक्टिवेशन लेवल को लेगा और एक फंक्शन से गुजारेगा और ये फंक्शन हमारी इस एक्टिवेशन लेवल के अगेंस्ट हमें हमारी जो डिजायर्ड आउटपुट जो रेंज है उसमें हमें आउटपुट दे देगा। और इस आउटपुट को लेंगे और लेने के बाद हम कंपैरिजन करेंगे अपने किसी टारगेट वैल्यू के साथ, अगर हमारी जो लर्निंग है वो कौन सी है, सुपरवाइज्ड अगर लर्निंग हम कर रहे हैं तो उसके तो टारगेट वैल्यूज के साथ हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के रिजल्ट में हमारे डिफरेंस कौन सा आएगा, वो हमारा एरर है जिसको हमने ई कह दिया और ये हमारा स्टेप नंबर 3 हो गया। और फिर यहाँ से जो हमारे पास ई आ रहा है इसको लेंगे और हम क्या करेंगे, वेट्स को अपडेट करेंगे, वेट्स को चेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लर्निंग रूल। अब जनरली सिंपलिसिटी के लिए हमारे पास जो हम यहाँ पे लर्निंग रूल फॉलो कर रहे होते हैं वो बेसिकली ये है कि हम क्या करते हैं, ओल्ड वेट्स के अंदर हम एक स्मॉल फैक्टर ऑफ द वेट क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास न्यू वेट्स आ जाते हैं जो कि इन वेट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास जो ओल्ड वेट था वो लेट्स से 0.6 है और मेरे पास जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है अगर मैंने 0.1 ले ली है मिसाल के तौर पे, मेरे पास जो नया वेट बन के आ रहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। देखिए मेरा जो वेट है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है इस तरीके से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये जरूर आता है कि ये जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है इसको ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिटरमिन होना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, अब हम आगे चलेंगे और हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है ये जनरली हम लोग किसी न किसी लर्निंग रूल के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं।